नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा आपको पता है कि यूकेपीसीएस ने जो प्रवक्ता भर्ती थी, उसका सिलेबस जारी कर दिया है। और इस बार जैसा आपको पता है कि जो सिलेबस है या फिर जो पेपर पैटर्न है, वो थोड़ा चेंज किया गया है पिछली बार से। तो पिछली बार जैसे पेपर तो 2 होते थे, पर पहला पेपर प्रीलिम्स वाला होता था, जो सिर्फ़ आपको पास करना होता था। उसके बाद आपका जो डोमेन सब्जेक्ट होता था, जिस सब्जेक्ट्स का आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उससे रिलेटेड होता था। अब इस बार जो उन्होंने चेंज किया है, इस बार क्या है कि इस बार 2 पेपर होंगे। पेपर 1 भी 150 क्वेश्चंस का होगा और 150 मार्क्स का होगा, और इसकी समयावधि 3 घंटे की रहेगी। पेपर सेकंड भी 150 प्रश्नों का होगा और 150 अंकों का होगा। इसकी भी समयावधि 3 घंटे की रहेगी। पर ये दोनों प्रश्न पत्र इस बार आपके विषय से होंगे। जैसे कि हम इस वीडियो में ज्योग्राफी सब्जेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं, तो पहला पेपर जो होगा वो भी ज्योग्राफी का होगा, दूसरा पेपर होगा वो भी ज्योग्राफी का होगा। तो जो इस बार कट ऑफ जाएगी, उन दोनों को कंबाइन करके जाएगी, यानी कि आपकी जो कट ऑफ जाएगी वो 300 नंबर में से जाएगी। उसके बाद हम जैसे बात कर लेते हैं, इसमें सब्जेक्ट कौन-कौन से हैं। इसमें एग्रीकल्चर, कला, जीव विज्ञान, रसायन, नागरिक, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, भूगोल, हिंदी, इतिहास, गृह विज्ञान, गणित, भौतिक शास्त्र, मनोविज्ञान, संस्कृत, अंग्रेजी, समाजशास्त्र, इतने विषयों पर यानी कुल 17 विषयों पर आयोग ने इस बार विषय जारी सब अपना सिलेबस जारी किया है। तो दोस्तों, अब इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। तो आपका 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, और इन्होंने साफ-साफ यहाँ पे लिखा है कि जो आपका चयन होगा, वो अंतिम चयन लिखित परीक्षा में उम्मीदवार के प्रदर्शन पर आधारित होगा। यानी कि जो आपका ये एग्ज़ाम होने वाला है 300 नंबर का, इसके बेसिस पे आपका चयन होगा। तो दोस्तों, अब हम ज्योग्राफी के पेपर को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आपको हम पेपर 1 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पेपर 1 में जो पहली यूनिट आप कह सकते हैं, वो है ज्योग्राफी एज़ अ डिसिप्लिन। फिर उसमें जिसमें जिसमें कि नॉर्मल डेफिनेशन आ गई, ज्योग्राफी एज़ अ साइंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और एज़ अ साइंस ऑफ स्पाशियल डिफरेंशिएशन एंड एज़ एन इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन हो गया। सब्जेक्ट मैटर ऑफ ज्योग्राफी हो गया। प्राइमरी ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी हो गया, फिजिकल एंड ह्यूमन हो गया। मेन व्यू पॉइंट इन ज्योग्राफी, डिटर्मिनिज्म, पॉसिबिलिज्म, नियो डिटर्मिनिज्म एंड प्रोबेबिलिज्म, एप्लीकेशंस, एप्लीकेबिलिटी ऑफ द डिसिप्लिन हो गया। तो आपको ज्योग्राफी के बारे में एक ओवरव्यू चाहिए, आपको ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन में आपको मिल जाएगा, जो कि क्लास 11th का पहला चैप्टर है ज्योग्राफी का, फिजिकल ज्योग्राफी का। ये आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। उसके बाद फिजिकल ज्योग्राफी, जिसमें जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी और हाइड्रोस्फीयर और बायोस्फीयर, यानी कि जो आपके मेन 4 जो ब्रांचेज़ हैं, वो आपको पढ़ने हैं इसमें। जियोमॉर्फोलॉजी में जैसे कि ऑरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ वगैरह हो गया। इसमें आपका रॉक्स टाइप्स हो गया, मिनरल्स हो गया, अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनोज हो गए, प्लेट टेक्टोनिक्स वगैरह हो गया, प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन हो गया, जियोमॉर्फिक प्रोसेस हो गया, डेनुडेशन, वेदरिंग, मास वेस्टिंग, एरोजन एंड डिपोजिशन। तो ये जो सारी चीज़ें आप जो पढ़नी है, ये आपको पेपर 1 के लिए पढ़नी है। तो और इसके लिए जो स्टैंडर्ड बुक्स रहेंगी, तो स्टैंडर्ड बुक्स पर अगर मैं बात करूँ, तो सबसे पहले तो आप एनसीईआरटी को अपना जो आपका बेस क्लियर करने के लिए क्लास 6 से 12 तक की एनसीईआरटीज़ को आप गो थ्रू करिए एक बार। उसके बाद आप सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आप एनसीईआरटी पूछना चाहते हैं, तो फिजिकल ज्योग्राफी के लिए क्लास 11th की जो ज्योग्राफी का फिजिकल ज्योग्राफी जो है, वो सबसे बेस्ट बुक है। और 100% पॉसिबिलिटी है कि आपके ज़्यादातर क्वेश्चन इस फिजिकल ज्योग्राफी के वहीं से आने वाले हैं। फिर आप बात करते हैं क्लाइमेटोलॉजी या फिर जो ये हाइड्रोस्फीयर और बायोस्फीयर, आप ये कहाँ से देखेंगे? तो इसके लिए आप ज्योग्राफी की जो स्टैंडर्ड बुक आती है फिजिकल ज्योग्राफी की, सविंदर से आप उसको उठाइए। आप फिर स्टैंडर्ड बुक पे जाइए। पहले आप क्लास 11th की एनसीईआरटी पे देखिए, और उसके बाद आप स्टैंडर्ड बुक्स पे जाइए। फिर उसके बाद हम बात करते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी। अब जैसे आपको पता है कि ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटीज़ में भी ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में, जो 6 टू 12 एनसीईआरटीज़ हैं, उनमें भी ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में आपको शॉर्ट में दिया गया है। पर आपको अगर स्टैंडर्ड बुक्स की बात करनी है, स्टैंडर्ड बुक्स में आप कहाँ से पढ़ सकते हैं? तो माजिद हुसैन जी की जो बुक है मानव भूगोल की, आप उसको पढ़िए। और ज़्यादातर क्वेश्चन जो आपके आएँगे वो मोस्टली एनसीईआरटी से फँसेंगे। पर स्टैंडर्ड बुक्स पर रिलाई करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो आपको डीप कंसेप्चुअल क्लैरिटी देते हैं। उसके बाद हम जो इसी का एक मेन टॉपिक और है, वो है कार्टोग्राफी एंड मैप वर्क। तो जैसे आपको पता है कि क्लास 11th में जो प्रैक्टिकल बुक है, उसमें कार्टोग्राफी और उसमें जीपीएस के बारे में थोड़ा बहुत दिया गया है। तो वो बहुत ज़्यादा डीप नहीं दिया गया है। पर आपको जो एक बार जो फाउंडेशन अगर आपको बनानी है आपको कार्टोग्राफी में, क्योंकि आप शायद बहुत पहले 11th क्लास पास कर चुके हैं, तो उसके लिए आप एक बार तो वो बुक ज़रूर पढ़िए। उसके बाद आप यूट्यूब वगैरह या ऐसे अदर सोर्सेज़ से आप हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे यूट्यूब वगैरह पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। फिर हम बात करते हैं पेपर 2 की। तो अब पेपर 2 जैसे आपको पता है कि ये भी 150 क्वेश्चंस का है और 150 मार्क्स का है। तो इसमें जो मेन है वो है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। तो यानी कि इसमें हमें इंडियन ज्योग्राफी पढ़नी है। तो इंडियन ज्योग्राफी के लिए जो बेस्ट बुक है, मैं आपको पहले बुक्स इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि आपको कहीं और ना जाना पड़े बुक ढूँढने के लिए कि आप, तो बुक्स जो हैं सबसे स्टैंडर्ड बुक्स में से, पहले स्टैंडर्ड बुक्स की बात नहीं, पहले जो बेस बुक्स हैं सबसे पहले आप 9th-10th की ज्योग्राफी को गो थ्रू करिए। 9th-10th की ज्योग्राफी में आप देखेंगे कि आपको बहुत अच्छे लेवल पे ज्योग्राफी ऑफ इंडिया बताई गई है। उसके बाद
इसका जैसे अब इसमें देख लीजिए फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, तो ये क्लास 6 की ज्योग्राफी में आपको जैसे कि हमारा जो फिजिकल जो ज्योग्राफी जो इंडियन ज्योग्राफी है उसके बारे में, उसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, फिर उसके बाद स्पेशलेशन, स्ट्रक्चर, रिलीफ एंड फिजियोग्राफिक डिविजन्स, तो ये चीज़ें आपको सब एनसीईआरटी में आपको अच्छे से मिल जाएगा, पर डीप नहीं मिलेगा। डीप के लिए अगर आपको स्टैंडर्ड बुक्स चाहिए तो स्टैंडर्ड बुक्स में एक DR खुल्लर करके आती हैं, सविंदर सिंह जी की भी एक इंडियन ज्योग्राफी पर आती है, और एक हमारे माजिद हुसैन सर की भी एक बुक आती है जिसमें आपको अच्छे से इंडियन ज्योग्राफी बताई गई है। पर अगर आप चाहते हैं अच्छी कोई बुक, जो DR खुल्लर भी बहुत अच्छी बुक है, आप उसको भी देख सकते हैं। फिर जैसे क्लाइमेट कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, मानसून हो गया, नेचुरल वेजिटेशंस हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई। फिर ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, तो इसमें ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको आई थिंक क्लास 12th की ज्योग्राफी जो है, जिसमें इंडियन ज्योग्राफी दी गई है, तो आप उसको देख सकते हैं एक बार, क्योंकि उसमें आपको प्रॉपर ये जो पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, ग्रोथ, और ये जो आपकी वेरियस पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, फिर रीजनल एंड नेशनल इंटीग्रेशन, इंटरनेशनल माइग्रेशन हो गया। फिर इसमें आपका एक सबसे मेन चीज़ जो आपको है वो मिस नहीं करनी है, वो है कि माइग्रेशन इन उत्तराखंड भी देखना है आपको। तो यानी कि एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से माइग्रेशन इन उत्तराखंड भी देखनी है, समझ रहे हैं? तो यानी कि आप ये देख लिया, यहाँ पे उन्होंने पूरा साफ साफ दे रखा, माइग्रेशन इन उत्तराखंड भी आपको पढ़ना है। तो जो मोस्टली कॉजेज इंडिया में हैं, जो ब्रॉडर वे में है, वही माइक्रो वे में उत्तराखंड में भी हैं। जैसे कि माइग्रेशन का क्या रीज़न है यहाँ पे, अनएम्प्लॉयमेंट, हेल्थ, एजुकेशन, तो मेजर यही रीज़न है। और एक क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट मेजर पुश करता है। तो उसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रूरल अर्बन सेटलमेंट। जो सेटलमेंट्स के लिए आपको पता है कि क्लास जो एनसीईआरटी है उसमें बहुत अच्छे से बताया कि किस टाइप के लीनियर सेटलमेंट्स होता है, सर्कुलर सेटलमेंट होता है, वो कैसे होते हैं। फिर फंक्शनलिस्ट क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन सेटलमेंट, प्रॉब्लम ऑफ अर्बनाइजेशन, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ मिल जाएंगी। फिर रिसोर्सेज के बारे में अगर हम बात करें तो ये सब इंडिया के कॉन्सेप्ट में बात चल रही है। नेचुरल रिसोर्सेज, कंसेप्ट, टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये इंडिया के पर्सपेक्टिव में आपको बात चल रही है। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको आपको ध्यान में बहुत ज़्यादा रखना है, वो है जो आपकी जो ये मैं आपको दिखा देता हूँ जो मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो जैसे कि आपके मिनरल्स है ना, जो मिनरल रिसोर्सेज हैं, ये आपको ये पढ़ने तो हैं, पर इसके साथ साथ आपको ये भी पता करना है कि जो कॉपर के लिए इंडिया का कौन सा स्टेट जिसमें सबसे ज़्यादा उत्पादन हो रहा है, आयरन का, बॉक्साइट का, मैग्नीज का, माइका का, इन चीज़ों का कहाँ सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है। क्योंकि आपका 1 मार्क्स में बहुत इजी क्वेश्चन बन सकता है कि या जैसे कि बॉक्साइट की ये खदान कहाँ है, या लोहा इसकी की ये वाली खदान कहाँ है, कोयले की ये वाली खदान कहाँ है, नेचुरल गैस का, ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का, ये नेचुरल गैस का या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का। तो ये चीज़ें आपको बहुत इजीली पूछी जा सकती हैं। जैसे कि फिर उसके बाद आपको ये पोर्ट्स पूछे जा सकते हैं कि ये पोर्ट्स कहाँ हैं। तो इन चीज़ों को लेकर आपको बहुत अवेयर रहना है, क्योंकि आपको मैप भी नहीं छोड़ना है। मैप मतलब इसलिए नहीं छोड़ना है क्योंकि आपको वो चीज़ें जो ये पूछ सकता है, जैसे कि आपसे पूछ देगा बेलाडीला जो वो है वो कहाँ है, या जमशेदपुर कहाँ है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके बहुत ईजी हैं बनने, क्योंकि आपको एनसीईआरटी से अगर वो पूछे हैं क्वेश्चन तो इन क्वेश्चन को पूछना लाजमी है। उसके बाद हम बात करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की। तो एग्रीकल्चर मेजर है, फिर एग्रीकल्चर लैंड यूज़ पैटर्न हो गया, जोग्राफिकल कंडीशंस हो गई, मेजर क्रॉप ऑफ इंडिया हो गया, फिर इंडस्ट्रीज़ हो गई, फिर ट्रांसपोर्टेशन हो गया, फिर नेटवर्क्स, कम्युनिकेशन नेटवर्क हो गया, एंड नेचर ऑफ इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड हो गया, और एंड इट्स चेंजिंग पैटर्न हो गया। देखिए बहुत अच्छे से टॉपिक इस बार दिए गए हैं। मतलब ये अगर आप पढ़ेंगे आपको, क्योंकि इसमें आपको इकोनॉमी भी इन्वॉल्व करनी है। तो इकोनॉमी में इन्वॉल्व करेंगे, यानी कि आपको थोड़ा बहुत इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव भी देखना है इंडियन ज्योग्राफी का, कि कैसे चेंज हो रहा है पिछले जैसे आपको पता होगा कि जो ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद से, या फिर 1991 की जो ट्रेड पॉलिसीज आई थी, उसके बाद से हमारा जो ट्रेड सिस्टम है या ट्रेड मार्केट जो है, फॉरेन ट्रेड जो है, वो बहुत ज़्यादा शिफ्ट हुआ है। और हमने पिछले दशक में एक बहुत बड़े मैन्युफैक्चरर हब के रूप में इंडिया को तैयार किया है। फिर प्लानिंग इन इंडिया हो गई, ये 12th 5 ईयर प्लान हो गया, हाईलाइट्स, ये भी बहुत ज़रूरी, देखिए आपको ये बहुत ज़रूरी टॉपिक है, ये हो गया। फिर आपका हो गया जोग्राफिकल पर्सपेक्टिव एंड सेलेक्टिव इश्यूज़ हो गया, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, वाटर पॉल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन, और ड्राइंग ऑफ स्प्रिंग्स, अर्बन वेस्ट मैनेजमेंट, रूरल अर्बन माइग्रेशन, प्रॉब्लम्स ऑफ स्लम एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें आपकी जो थी हमारे पेपर 2 में थी, और यही चीज़ अब आपको मैंने इसका हिंदी वर्जन भी यहाँ पे लगाया है। तो यही सेम है कि भौगोलिक विषय के रूप में, जिसमें परिभाषा, विषय वस्तु, अनुपयोगिता, निश्चयवाद, संभववाद है, फिर भौतिक भूगोल है जिसमें भूआकृति विज्ञान आ गया, जलवायु विज्ञान आ गया, जलमंडल आ गया, फिर जैवमंडल आ गया, फिर मानव भूगोल आया, मानव भूगोल में मानव भूगोल की परिभाषा, प्रकृति का कार्य क्षेत्र हो गया, फिर मानचित्र कला एवं मानचित्रकारी। इसके लिए मैंने आपको सबसे बेस्ट बुक आपको क्लास 11th की जो ज्योग्राफी का जो 11th का जो प्रैक्टिकल वाली बुक है, उसको एक बार पढ़ लिया। उसके बाद आप स्टैंडर्ड किसी भी चीज़ पे जा सकते हैं, आप यूट्यूब से देख सकते हैं, आप किसी भी जा सकते हैं।
फिर उसके बाद पेपर 2 पे हम आते हैं। पेपर टू के लिए मैंने आपको इंडियन ज्योग्राफी के लिए आपको मैंने बहुत बेस्ट पहले से बताया है, 9th 10th की ज्योग्राफी आपको पहले फॉलो करनी है। 9th 10th की ज्योग्राफी के बाद आप फिर स्टैंडर्ड बुक्स पे जाइए। स्टैंडर्ड बुक्स पे जाइए, जैसे कि आप माजिद हुसैन ले सकते हैं, या आप सविंदर सिंह की ले सकते हैं इंडियन ज्योग्राफी, या फिर आप DR खुल्लर की एक आती है वाली बुक ले सकते हैं। तो ये आपको मैंने सभी चीज़ें, जनसंख्या, संसाधन और आर्थिक क्रियाएँ ये तो इसमें आपको थोड़ा बहुत जो इकोनॉमी है उसको इन्वॉल्व करनी ही पड़ेगी, तो आपको वो पढ़ना ही पड़ेगा। उसके बाद ये देखिए, जैसे कि यहाँ पे कुछ चीज़ आपको मैं और दिखाता हूँ, जिनको लेकर मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि आपको वो लेना पड़ेगा। एक आपको आपके पास वो होना ज़रूरी है इस चीज़ के लिए। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे रेल मार्ग, आंतरिक जलमार्ग, वायु मार्ग, गैस पाइपलाइनें, तो समुद्री पत्तनों की भूमिका। तो ये आपको पता है कि इन पे क्वेश्चन बनना बहुत ईजी है। इन पे क्वेश्चन इतना ईजी है बनना कि जैसे कि आप ये जैसे आप ये देखिए कितना ईजी क्वेश्चन इस पे बन सकता है। इंडस्ट्रीज़ पे देखिए, पेट्रो रसायन, सूती वस्त्र, लौह इस्पात, और आपको रेल मार्ग, ये तो सब आपके हो गए। देखिए आप, और एक इजी क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि सबसे ज़्यादा गेहूँ उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, धान कौन सा है, कपास कौन सा है, जूट कौन सा है। तो उस चीज़ के लिए आपको थोड़ा मैप से भी अवेयर रहना पड़ेगा, और मैप से अवेयर रहने के लिए आपको, मेरी राय में, आपको एक स्कूल एटलस आपके पास होनी बहुत ज़रूरी है, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को और बूस्ट करें। और साथ में आप एक दो बड़े मैप भी ले सकते हैं, जिसमें आपको इंडिया का फिजिकल और इंडिया का पॉलिटिकल मैप हो, जिससे कि आपको थोड़ा बहुत लोकेशंस पता हो, मेजर लोकेशंस पता हो। जैसे कि अगर आपसे पूछे कि सूती वस्त्र उद्योग या फिर उसकी पास्ट, क्योंकि आपको पता है कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो अपने रॉ मटेरियल है उसके पास मोस्टली रखती हैं, तो आपको उसके अकॉर्डिंग सोचना है, वो चीज़ें करनी है, इसलिए आपको मैप आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। तो ये था हमारे ज्योग्राफी का सिलेबस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आपको ये PDF चाहिए तो मैं इसमें अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना नंबर डाल दूँगा, आप उसमें मैसेज कर सकते हैं, आपको ये PDF में हम दे दूँगा। अदरवाइज़ आपको PDF लेने की ज़रूरत नहीं है, जो आपके पास PDF, वो जो मेन PDF आया है उसी से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको मेनली जो बुक्स थी, स्टैंडर्ड बुक्स थी, और जो NCERT थी, और जो आपको कार्टोग्राफी, क्योंकि मेन प्रॉब्लम्स जो हैं, क्योंकि कार्टोग्राफी वगैरह हमने काफ़ी टाइम पहले पढ़ ली है, क्योंकि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो आपने वहाँ पे ज़रूर पढ़ी होंगी। अब या तो फिर आप पोस्ट ग्रेजुएशन वाली बुक्स देख लीजिए, या फिर आप यूट्यूब या फिर जो इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं। मेरी माने तो आप एक बार पहले क्लास 11th की जो NCERT है उससे गो थ्रू करिए, उसके बाद आप स्टैंडर्ड पे जाएँगे तो आपका बेस क्लियर रहेगा। और बेस क्लियर होने के बाद आपको जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा डीप में बताया गया है, वो आपको ईज़ी समझ में आएँगी। तो धन्यवाद, मिलते हैं नई वीडियो पे। इसी पे हम आपको और भी वीडियोज़ आपको प्रोवाइड करते रहेंगे, इससे रिलेटेड, एग्ज़ाम से रिलेटेड। अब जब फिर, क्योंकि हम साथ में जब प्रिपरेशन कर ही रहे हैं, तो इसमें मैं आपको समय समय पर आपको PYQs देता रहूँगा, और आपको जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उन स्टैंडर्ड बुक्स से कुछ क्वेश्चंस निकाल के दूँगा, जिससे कि आपको आपके प्रिपरेशन में और हेल्प मिलेगी। सो थैंक यू सो मच।